अब हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तमाम स्ट्रक्चर्स मेल और फीमेल और उनके तमाम जो हार्मोन्स हैं और उनका कंट्रोल है सारा डिस्कस कर लिया है। लेकिन अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि रिप्रोडक्शन जो है इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं जो एक टाइम पे एक कोऑर्डिनेटेड वे में होने होते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो मैकेनिज़्म उस कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं हो पाते, समटाइम्स कम्प्लीटली नहीं हो पाते, या फिर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो मैल फंक्शन कर जाते हैं, कहीं कोई ब्लॉकेज आ जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ख़ास टर्म के अंदर आती हैं जिसको हम कहते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हम उन्हीं की यहाँ पे अब बात करेंगे। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डिसऑर्डर है उसका एक अल्टीमेट रिजल्ट होगा, वो क्या होगा? इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी को हम प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, वेरिंग डिग्रीज होती हैं इनफर्टिलिटी की। इट मीन्स के इनफर्टिलिटी कुछ टाइम के लिए भी हो सकती है और वो टाइम कुछ जो है लंबा भी हो सकता है, परमानेंट जो है इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। फिर कुछ लोग जो हैं वो इंटेंशनली बर्थ कंट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं, तो उससे भी जो रिज़ल्ट होता है वो इनफर्टिलिटी ही होती है। तो इसलिए हम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम एक वर्किंग डेफिनेशन यूज़ करते हैं, उसको ये कहते हैं कि फेलियर टू अचीव प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी जो है दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, उसको हम इनफर्टिलिटी कह सकते हैं। अब पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी जो है उसके कॉजेज़ क्या हैं। बहुत सारे और रीजंस भी हैं, जो मेजर 4 रीजंस होते हैं वो यहाँ पे हम देख लेंगे। द फर्स्ट वन इज़ एज़ोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया का मतलब है स्टेट ऑफ हैविंग नो स्पर्म्स, यानी कि जेनेटिकली अगर किसी बंदे का कोई प्रॉब्लम है, उसमें स्पर्म्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे, या ब्लॉकेज ऑफ स्पर्म डक्ट्स, कि जो स्पर्म डक्ट्स हैं जो हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ी थी डिफरेंट किस्म की, मेजरली जो है वास्ट डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पे, वो ब्लॉक हो गई हैं किसी इंजरी की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से स्पर्म्स जो हैं वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे और अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन तक नहीं पहुँच पा रहे। और ये बहुत एक कॉमन सा प्रॉब्लम है और यूजुअली जो है ये इजीली डायग्नोज भी हो जाता है। दूसरी चीज़ इज़ ओलिगोस्पर्मिया। अगेन इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम और इजी डायग्नोजेबल है। एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिससे स्पर्म काउंट का पता चल जाता है। और ओलिगोस्पर्मिया में जो है लो स्पर्म काउंट जो है दैट इज़ बिलो 20 मिलियन पर ml जो है उसको ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। और लो स्पर्म काउंट की वजह से जो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं, वो काफ़ी लो हो जाते हैं। पहले भी जो फर्टिलाइजेशन है उसके लिए एक ख़ास विंडो होती है, कुछ पर्टिकुलर डेज होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन होती है पूरे मंथ में से, और मेजरली वो एक ही डे होता है जिस पर ओव्यूलेशन हो रही है, बट स्पर्म्स जो हैं वो फीमेल के अंदर 3 से 4 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ फ्यू डेज होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन होनी है। तो दैट इज़ अगेन पूरे मंथ में से 3-4 दिन इज़ अ ह्यूज चांस। अब अगर स्पर्म काउंट भी कम है तो उसकी वजह से वो चांस जो है वो और डिक्रीज हो जाता है और प्रेगनेंसी होना मुश्किल हो जाती है। तीसरी जो चीज़ आ जाती है वो स्पर्म डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं। स्पर्म डिफॉर्मिटीज़ में ये होता है कि चेंज है शेप में या स्ट्रक्चर में। यूजुअली जो है स्पर्म्स आर like they are motile, they can move and they can swim through, लेकिन अगर डिफॉर्मिटीज़ हैं तो they can not swim through और वो जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते क्योंकि वो फिलोपियन डक्ट्स तक या फिलोपियन ट्यूब्स तक पहुंच ही नहीं पा रहे। चौथी जो रीज़न है दैट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कुछ इस किस्म के भी लोगों को होते हैं कि समटाइम्स उनकी बॉडी जो है वो उनके अपने स्पर्म्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। अब एंटीबॉडीज़ जो है वो स्पर्म सेल्स को टारगेट करती हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसके रिजल्ट में जो है वो कोई स्पर्म सर्वाइव ही नहीं करता, इवन मेल की बॉडी के अंदर ही सर्वाइव नहीं करता, तो वो आगे कैसे जाएगा। तो इस वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। इसके अलावा कुछ ख़ास किस्म की जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें जो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होते। जैसे किसी के जो टेस्टीज़ हैं वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हैं, टेस्टीज़ हैं भी तो उसके अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो इस काबिल नहीं हैं ज़्यादा कि वो जो है वो स्पर्म इतने बना सकें कि नेचुरली जो है वो फर्टिलाइजेशन अकर
हो सके। उसके अलावा कई लोगों में कम्प्लीटली स्पर्म्स प्रोड्यूस ही नहीं होते बिकॉज ऑफ दीज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ओवरऑल मिल के मेल इनफर्टिलिटी कॉज करती हैं। फिर नेक्स्ट बारी आ जाती है फीमेल इनफर्टिलिटी की। तो उसमें बेसिकली 5 रीजंस हैं जो मेजर हैं। सबसे पहले तो एक सबसे कॉमन रीज़न है फेलियर टू ओव्यूलेट। अब होता ये है कि समटाइम्स नेचुरल बॉडी फंक्शंस में भी जो हाइपोथैलेमस है या पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन्स जो है वो उस तरह से नहीं बना पाता, नॉर्मल लेवल्स में नहीं बना पाता, जिसकी वजह से जो फॉलिकल्स हैं दे आइदर डू नॉट डेवलप, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर कम होता है वो डेवलप ही नहीं होते, और जो एग सेल रिलीज़ हो रहा है वो किसी वजह से डैमेज हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है अगर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कम है। तो इसकी वजह से जो है वो एग का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है या वो रिलीज़ ही नहीं हो रहा, तो आगे जब ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाएगी तो आगे से फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। इसलिए यहीं पे प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और इट कॉजेज़ इनफर्टिलिटी। फिर ओविडक्ट जो हैं वो समटाइम्स कुछ जो इन्फेक्शंस होती हैं यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की या स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसकी वजह से ब्लॉक हो जाती हैं। उस ब्लॉकेज की वजह से जो है वो इनफर्टिलिटी हो सकती है। उस इनफर्टिलिटी को ईजिली क्योर किया जा सकता है इस तरह से कि जो है कि समटाइम्स अगर इन्फेक्शन क्लियर होती है तो ब्लॉकेज खुद ही ख़त्म हो जाती है। इवन अगर ब्लॉकेज कोई ऐसी है जो नहीं रिमूव हो रही, स्कार टिश्यू वगैरह है, तो वो भी जो है सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा यूट्रस डैमेज है कि यूट्रस पे समटाइम्स कुछ लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं कि फिब्रॉइड्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। फिब्रॉइड्स जो हैं वो नॉन कैंसरस बिनाइन ग्रोथ्स हैं जो कि यूट्रस की वॉल पे ग्रो कर जाती हैं। अब जब वो वॉल पे ग्रो कर जाती हैं तो वो इम्प्लांटेशन नहीं होने देते और यूट्रस की जो नॉर्मल फंक्शंस हैं और हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर सर्विकल म्यूकस डिफेक्ट है जिसमें जैसे हमने बात की थी कि नॉर्मल जो है वो म्यूकस थिक होता है लेकिन ओव्यूलेशन के टाइम पे वो थिन हो जाता है और पैसेज दे देता है स्पर्म्स को मूव करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से जो है वो म्यूकस थिक ही रहता है, थिन नहीं हो पाता और उसमें चैनल्स नहीं बनते, तो स्पर्म वहाँ से स्विम करके ऊपर नहीं जा सकते, जिसकी वजह से एक ब्लॉक लग जाता है आफ्टर विजाइना कि सर्विक्स से आगे स्पर्म मूव ही नहीं करे, कॉजिंग इनफर्टिलिटी। फिर जो एक और डिसीज़ है, एक प्रॉब्लम है, दैट इज़ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में ये होता है कि जो एंडोमेट्रियम है, जो यूट्रीन की इंटरनल वॉल है, उसके टिश्यूज़ जो हैं वो और प्लेसेस पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन लाइक यूट्रस के अलावा वो ओवरीज के अराउंड जो हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी वजह से जो पूरा साइकिल है, जो पूरा एक नॉर्मल फंक्शन है ओवरीज का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। या फिर अगर यूट्रस के अंदर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वो उसकी स्पेस डिफरेंट है, तो वहाँ पे भी फिर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी या फिर ओवरी ही एग रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। अब ये सारे जो रीज़न्स हैं मेल और फीमेल जो इनफर्टिलिटी के, ये यूजुअली कॉमनली इन मोस्ट केसेस ट्रीटेबल होते हैं। सो इस चीज़ को नज़र में रखना चाहिए कि ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। इवन फॉर मेल्स एंड इवन फॉर फीमेल्स ये बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है। अल्लाह ताला ने हर एक को एक ख़ास तरह से बनाया है, और अगर किसी को भी इस तरह को कोई प्रॉब्लम है तो फ़ौरन से जो है वो डिस्कस करना चाहिए गायनोकोलॉजिस्ट के साथ, क्योंकि अक्सर औकात लोग एक स्टिग्मा की वजह से डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते। स्पेशली हमारे कल्चर में जो मेल्स हैं वो प्रेफर नहीं करते, तो लेकिन चले जाना बेहतर होता है ताकि उस चीज़ का इलाज हो सके और फाइनली जो है यू कैन बी ब्लेस्ड विद द ब्लेसिंग ऑफ अ बेबी। फिर एक और छोटी सी चीज़ है जो काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स से मिलती जुलती है, दैट इज़ अ मिसकैरेज। अब मिसकैरेज क्या है? इट इज़ द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ स्पॉन्टेनियसली टू अ फीटस टू प्रीमेच्योर टू सर्वाइव, यूजुअली बिफोर द 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अब मिसकैरेज जो है बेसिकली क्या होता है? इट्स एन अनफॉर्चुनेट इवेंट के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, जो 9 months का टाइम होता है, उसमें कोई ऐसी चेंज आ जाए, कोई हार्मोनल एबनॉर्मल्सी आ जाए, कोई ट्रॉमा आ जाए, कोई इंजरी हो जाए ऐसी जिसकी वजह से जो है जो फीटस है जो ग्रो कर रहा है अंदर, वो जो है वो डिस्पैच हो जाए, वो बॉडी से नेचुरली ही रिमूव हो जाए, तो उसको हम मिसकैरेज कहते हैं। और यूजुअली अगर ये मिसकैरेज जो है ये 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले हो जाए, तो 28 वीक्स से पहले ये होता है कि जो बेबी होता है दैट इज़ नॉट डेवलप्ड इनफ कि उसको आर्टिफिशियली बाहर जो है ज़िंदा रखा जा सके। अब तक टेक्नोलॉजी थोड़ी इम्प्रूव हो गई हुई है कि समटाइम्स एज यंग एज 24 to 25 वीक्स
अब तो टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई हुई है कि समटाइम्स 24 से लेकर 26 वीक्स वाले बेबीज़ भी सर्वाइव कर जाते हैं, बट यूजुअली 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले जो भी बेबी हो वो सर्वाइव ना कर पाए तो उसको कहते हैं मिसकैरेज। अब मिसकैरेज के जो है कॉजेज़ क्या हैं, वो मल्टीपल कॉजेज़ हैं। एक तो ये है कि अगर एक एम्ब्रियो है जो इम्प्लांट गलत जगह पे हो गया है, यानी वो यूट्रीन वॉल के प्रॉपर जगह पे होने की बजाय वो सर्विक्स के बहुत करीब जो है उसने इम्प्लांटेशन कर ली है। अब जब प्लेसेंटा ग्रो होगा, प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर है जो बेबी को सारी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है फ्रॉम द मदर्स बॉडी टू द बेबी। अब वो प्लेसेंटा ग्रो होगा, वो एक्सटेंड करता जाएगा, इंटरनल जो सर्विकल ओपनिंग है उसके अंदर आता जाएगा। अब जैसे ही जो फीटस है वो भी वीक बाय वीक साइज में बड़ा हो रहा है, प्लेसेंटा भी बड़ा हो रहा है, तो यूट्रस स्ट्रेच करता है। अब इस स्ट्रेचिंग की वजह से अगर जो इम्प्लांटेशन है वो सही जगह पे नहीं हुई तो वो रीजन जो प्लेसेंटा का सर्विकल ओपनिंग में है इट कैन गेट टॉर्न और वहाँ पे हेमरेज हो सकता है, जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। सेकेंडली, अगर नॉर्मली जो पोजीशन प्लेसेंटा भी है, अगर वो किसी वजह से, किसी सडन मूवमेंट की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, इफ़ इट इज़ टॉर्न अवे फ्रॉम द यूट्रीन वॉल, तो उसकी वजह से हेमरेजिंग हो सकती है और मिसकैरेज भी हो सकता है। अब देयर इज़ अ थिंग दैट इज़ कॉल्ड प्रीमेच्योर बर्थ। अब बेसिकली हर प्रीमेच्योर बर्थ जो है दैट इज़ नॉट मिसकैरेज, वो बर्थ विच टेक्स प्लेस बिफोर द नॉर्मल एस्टिमेटेड टाइम या नॉर्मल टाइम या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, दैट इज़ कॉल्ड EDD, उसको हम प्रीमेच्योर बर्थ कह रहे होते हैं। इट इज़ नॉट मिसकैरेज, क्योंकि उस टाइम पे इवन इफ द बेबी इज़ प्रीमेच्योर वो सर्वाइव कर जाता है। अगर सर्वाइव ना करे तो हाँ, दैट कैन बी कॉल्ड एज मिसकैरेज, लेकिन इफ इट सर्वाइव्स तो वो प्रीमेच्योर बर्थ कहलाता है। अब मिसकैरेज और साथ एक और टर्म यूज़ की जाती है अबॉर्शन। अब इन दोनों का जो फाइनल रिजल्ट है वो सेम ही होता है, लेकिन द थिंग विद अबॉर्शन इज़ कि इट इज़ यूजुअली रेफर टू द इंड्यूस्ड प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी, यानी कि इंड्यूस किया जाए जानबूझ के किसी रीज़न की वजह से। अब रीज़न ऐसे हो सकता है कि अगर तो वो बेबी जो है दैट हैज़ ऑलरेडी डाइड इन द वूम, के हार्ट बीट नहीं रही, बेबी हैज़ बीन डेड इन द वूम फॉर सम टाइम, उससे और उसकी नेचुरली फिर मिसकैरेज नहीं हुआ या स्पॉन्टेनियस बर्थ नहीं हुई, तो उस चीज़ को इंड्यूस किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अबॉर्शन। उसके अलावा अगर कोई ऐसा रीज़न है कि मदर की जो हेल्थ है उसको ख़तरा है कि मदर कैन डाई अगर वो उस बेबी को फर्दर कैरी करे, तो उस केस में भी अबॉर्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये जो टर्म है दैट इज़ इंटेंशनल इंडक्शन ऑफ बर्थ, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी। और अगर मेडिकली बात करें तो जो एक मिसकैरेज है उसको नेचुरल अबॉर्शन कहा जाता है या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहा जाता है, कि उसमें इंटरफेरेंस कोई नहीं है एक्सटर्नल, यानी वो ना वो मेडिकली या केमिकली इंड्यूस नहीं कराया गया, वो खुद ही नेचुरल कॉजेज़ की वजह से हो गया है, तो उसको हम नेचुरल अबॉर्शन या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कह सकते हैं।